वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की कक्षा में अभी बात कर रहे थे विद्यालय अभिलेख की। तो विद्यालय अभिलेखों में हमारे पास आज जितने भी विद्यालय संबंधी पंजिकाएं और रजिस्टर्स होते हैं हम आज उस पर चर्चा करेंगे तथा विद्यालय अभिलेखों के जो प्रकार हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे पास 2 बिंदु हैं और इन 2 बिंदुओं के जो सब टाइटल्स हैं उस पर काफ़ी हेडिंग्स हैं। उन सभी को मैं एक एक करके यहाँ पर बता रहा हूँ और उसके लाभ और हानि, ये भी हानि तो कब होती है इसके विषय में भी आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर विद्यालय अभिलेख की अगर हम बात करें तो विद्यालय अभिलेख के विषय में मैं कंटिन्यू 3-4 क्लासेस ले चुका हूँ। उसमें मैंने प्रत्येक चीज़ को अलग अलग विस्तार से विवरण किया है। यहाँ पर मैंने विद्यालय अभिलेख को 2 भागों में बांटा है, एक शैक्षिक कार्य अभिलेख और एक गैर शैक्षिक कार्य अभिलेख। जो हमारे शैक्षिक कार्य के अंतर्गत 5 प्रकार उसके बताए गए हैं। नंबर 1 प्रवेश व उपस्थिति संबंधी अभिलेख। इसके अंतर्गत हम जो छात्र प्रवेश लेते हैं और उनके पर डे की जो अटेंडेंस होती है उससे संबंधित जितने भी अभिलेख होते हैं वह शैक्षिक कार्य के अंतर्गत ही आते हैं। प्रतिदिन पाठ्यक्रम संबंधी, मान लीजिए कोई डायरी मेंटेन की जा रही है, कोई आप लेसन प्लान्स तैयार कर रहे हैं, उससे संबंधित जितने भी अभिलेख होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। प्रतिदिन पाठ्यक्रम संबंधी जितने भी अभिलेख होते हैं उसमें मूल्यांकन संबंधी आपके जितने भी पेपर्स या एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं या आपका CCE प्रणाली अगर लागू है तो जो कंटिन्यूस कंडीशंस में आप लोगों की जो एग्ज़ाम या टेस्टिंग हो रही है वो सारे मूल्यांकन संबंधी अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। निरीक्षण और पर्यवेक्षण संबंधी आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों के अनुपालन में आपके द्वारा कुछ त्रुटियां की जाती हैं, उन पर सुपरवाइज किया जाता है आप लोगों को, आपको बताया जाता है कि भाई इसको और बेहतर इस तरीके से किया जा सकता है। उससे संबंधित जितने भी अभिलेख होते हैं वे सारे शैक्षिक कार्य अभिलेख के अंतर्गत निरीक्षण पर्यवेक्षण संबंधी अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया संबंधी। अगर पाठ्य बिंदुओं से अलग जो आपकी पाठ्यक्रम से संबंधित और आपके शारीरिक मानसिक विकास हेतु अगर कोई भी एक्टिविटी की जाती है उससे संबंधित जितने भी अभिलेख होते हैं, जैसे किसी ने फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है या अन्य कोई विशेष योग्यता उसने हासिल की है, इस तरीके की कोई भी अभिलेख अगर तैयार किए जाते हैं तो वे समस्त अभिलेख पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया संबंधी अभिलेख कहलाते हैं। अब बात करते हैं गैर शैक्षणिक कार्य अभिलेखों में, तो इसको 4 भाग, इसके अलग अलग हेडिंग्स को अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। सामान्य अभिलेख। सामान्य अभिलेख क्या है? सामान्य अभिलेख के अंतर्गत जो आपके विद्यालय कैलेंडर आता है, लॉग बुक है, सर्विस बुक है, भवन संबंधी ऋणों के रजिस्टर्स हैं, जितने भी लोन्स वगैरह के रजिस्टर्स हैं, शिक्षा अधिकारियों के आदेशों से संबंधित रजिस्टर हैं, कोई लीव रजिस्टर्स हैं, ये सारे जितने भी अभिलेख आते हैं वे सब किस में आते हैं? वे आते हैं आपके सामान्य अभिलेखों के अंतर्गत आते हैं। अर्थ संबंधी अभिलेख। अब बात आती है वित्तीय कार्यों से संबंधित की, तो आपकी कंटिजेंसी और फी रजिस्टर्स और बिल रजिस्टर्स, कैश बुक, लेजर और भी बहुत सारी हैं जो भी अर्थ से संबंधित अर्थात पैसे से संबंधित जो भी रजिस्टर्स या बुक्स आपके द्वारा तैयार कराई जाती हैं विद्यालय के अंतर्गत, वे समस्त चीज़ें अर्थ संबंधी अभिलेख के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है संपत्ति संबंधी अभिलेख। अब संपत्ति संबंधी अभिलेख जो होते हैं उसमें बहुत सारे हैं, उसमें जितने भी आपके यहाँ आपके विद्यालय में जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति से संबंधित प्रत्येक अभिलेख, चाहे वह आपका स्टॉक रजिस्टर हो, चाहे वह किसी भी प्रकार के रजिस्टर्स हो, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, समस्त तरीके के जितने भी अभिलेख आते हैं वो संपत्ति संबंधी अभिलेख के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है पत्राचार संबंधी अभिलेख। इसमें आपके जो रिसीव्ड रजिस्टर्स और डिस्पैच रजिस्टर्स जो होते हैं वो पत्राचार से संबंधित
अभिलेखों के लिए होते हैं, और वो रिसीव्ड और डिस्पैच रजिस्टर जो हैं वो आपके पत्राचार संबंधी अभिलेखों के अंतर्गत आते हैं। मैं एक बार इसका पूरा डायग्राम जो मेरे द्वारा बनाया गया है मैं उसे दिखाई देता हूँ। अगर आप इस डायग्राम को सही से देख लें तो आपको प्रत्येक चीज़ यहाँ पर मैंने एक ब्रीफ कंडीशंस में विद्यालय अभिलेखों का एक चित्रण यहाँ पर तैयार किया है, और इस चित्रण को अगर आप ध्यान में रखें तो आई थिंक सो कि आपको पूरा चैप्टर को बड़े आराम से समझने में आसानी होगी। सो एक बार इसे देख लें डायग्राम को। तो मेरे विचार से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी को सही दिखाई नहीं दे रहा है तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकता है कि मैं इसे और थोड़ा जूम करके दिखा सकूं। अब बात करते हैं आपके जितने भी हमने यहाँ पर रजिस्टर्स लिए हैं उनमें जो मेन कंडीशंस हैं उन सभी रजिस्टर्स के विषय में हम एक एक करके आपसे बात करते हैं विद्यालय अभिलेख की। तो यहाँ पर विद्यालय अभिलेख में पहला रजिस्टर आता है शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर या पंजिका। ये क्या है, इसका क्या लाभ होता है और इस के फायदा और नुकसान क्या है। शिक्षक उपस्थिति पंजिका जो होती है, जो ये रजिस्टर बनाया जाता है, ये वास्तव में एक प्रकार के शिक्षण व्यवस्था का एक प्रारूप तैयार करता है। अगर यह रजिस्टर विद्यालय में बनाया गया है तो इससे हमें प्रत्येक शिक्षक के विद्यालय में आने जाने और उसके द्वारा कितने दिन, संपूर्ण सत्र में कितने दिन विद्यालय में पढ़ाई कराई गई और उसमें कितने दिन वे यहाँ पर उपस्थित रहे और कितने समय तक उपस्थित रहे, इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब ये जो जानकारी हमें प्राप्त होती है इससे शिक्षण प्रक्रिया आसान होती है। शिक्षण प्रक्रिया कैसे आसान होती है कि जब कोई शिक्षक किसी वजह से अनुपस्थित होता है तो उसका अंकन इसके अंदर होता है और उसकी व्यवस्था में जो अन्य शिक्षक इसमें शिक्षण व्यवस्था में सहयोग करते हैं उनकी एंट्रीज को टाइम टेबल के अंदर मेंटेन कर लिया जाता है। तो एक प्रकार से यह जो पंजिका है वास्तव में यह निर्देशित करती है कि शिक्षण कार्य शिक्षक द्वारा किस समय और कितने शिक्षण कार्य दिवसों में शिक्षक द्वारा कार्य किया गया और किन किन लोगों की व्यवस्था किन दिनों में किस शिक्षक के अनुपस्थित रहने पर की गई। अर्थात यह एक प्रकार की पंजिका है जो विद्यालय में समय पर शिक्षक के उपस्थित रहने हेतु उसको उत्प्रेरित करती है। सबसे बड़ा लाभ तो ये है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति विलंब से पहुंचता है तो वह तत्काल, चूंकि
रजिस्टर में एंट्री होती है, इस कारण से तत्काल वह अपने प्राचार्य को उससे संबंधित सूचना उपलब्ध कराता है। तो एक बाउंड्री लाइंस दे दी जाती है। नेक्स्ट के कक्षा में चूंकि शिक्षक उपस्थिति पंजिका में शिक्षक के आने की स्थिति होती है, अब बात होती है कि टाइम टेबल जो बनाया गया है वह टाइम टेबल के अनुसार प्रत्येक शिक्षक वहां पर पहुंचता है। अब अगर वह शिक्षक वहां आया है तो वह अपने समय से अपनी कक्ष में पहुंचने का प्रयास भी करता है, क्योंकि उसके जाने का समय भी निर्धारित होता है, तो वह उसकी एंट्रीज वहां पर होती है। अब बात आती है कि शिक्षक के अवकाश का आलेख भी इसी से तैयार होता है। शिक्षक के किसी विशेष गंतव्य स्थान पर पहुंचने और उस कार्य को संपादित करने का, यानी अगर वह कहीं टूर गया हुआ है तो उस टूर का भी यहाँ पर जिक्र होता है। वह समय से जितने समय में वहाँ गया है, शैक्षिक भ्रमण हुआ है, उसकी एंट्रीज भी यहाँ पर होती है। इसके साथ अगर कोई प्रशासनिक आदेशों का पालन के लिए कहीं बाहर गया है तो उसकी एंट्री भी यहाँ पर होती है। तो इस शिक्षक उपस्थिति पंजिका के द्वारा शिक्षक अपने संपूर्ण सत्र का एक ब्रीफ कंडीशंस तैयार करने की स्थिति में होता है। प्रत्येक जो उसका आने जाने का, अगर कहीं पर वह टूर में गया है तो उसकी जो बिलिंग होती है उसमें भी यह मानक रूप से तैयार किया जाता है। इसमें विद्यालय के ओपन होने से लेकर और गंतव्य की स्थिति तक का यहाँ पर समयबद्ध आलेख होता है। इस कारण से शिक्षक उपस्थिति पंजिका वास्तव में किसी विद्यालय की नींव या रीढ़ की हड्डी कहलाती है, जो यह दर्शाती है कि यहाँ पर अमुक संस्थान में अमुक शिक्षक कितने समय और कितना प्रयासरत रहता है। उसके द्वारा शैक्षणिक कार्यों के निपटान के साथ साथ गैर शैक्षणिक कार्यों में कितना सहयोग विद्यालय या संस्थान को प्रदान किया जा रहा है, और यह भी निर्धारित होता है कि क्या संपूर्ण सत्र के अंतर्गत जो अमुक शिक्षक है वह शिक्षण गतिविधियों में कितना सहयोगी रहा है। तो यह एक प्रकार का शिक्षक उपस्थिति पंजिका जो होती है वह वास्तव में एक प्रकार से दिग्दर्शिका कहलाती है, और अगर कोई इसके विषय में संपूर्ण जानकारी रखता है तो उसके आधार पर वह किसी भी शिक्षक के व्यक्तित्व को बाहरी तौर पर, एक आवरण तौर पर जानने की जो उसकी स्थिति होती है वह पर्याप्त मात्रा में उसे समुचित रूप से उसकी पूरा डाटा उसको मिल जाता है। नेक्स्ट है छात्र उपस्थिति पंजिका। ये छात्र उपस्थिति पंजिका क्या होती है? छात्र उपस्थिति पंजिका का तात्पर्य होता है कि जिस प्रकार शिक्षक के उपस्थिति का एक आलेख तैयार किया जाता है उसी प्रकार प्रत्येक छात्र की उपस्थिति का आलेख भी तैयार किया जाता है। यह किसी भी छात्र के विद्यालय में आने की जो स्थिति होती है उसको निर्धारित करता है। इसके अंदर कक्ष के अंतर्गत जो छोटी कक्षाएं हैं उसमें चूंकि एक बाउंड्री लाइंस होती है कि विद्यार्थी एक समय के बाद ही बाहर जा सकता है। प्राथमिक विद्यालय है तो उसमें एक लिमिट होती है कि भाई इंटरवल में बच्चे निकलेंगे या इंटरवल के बाद निकलेंगे। तो इसमें 2 कॉलम भी दिए जाते हैं किसी में, और कुछ विद्यालयों के अंतर्गत सिंगल कॉलम पर भी वर्क होता है। यहाँ पर जो 2 कॉलम वर्क होता है वह मॉर्निंग और इवनिंग कंडीशंस में अटेंडेंस के लिए होते हैं। मॉर्निंग इवनिंग अटेंडेंस जो होती है वह वास्तव में इंटरवल से पूर्व और इंटरवल के पश्चात किसी भी छात्र की उपस्थिति को यहाँ पर दर्शाती है। यह प्रणाली भी इसलिए लागू की गई है जिससे कि छात्र की जो उपस्थिति है वह चेक की जा सके कि वह कितने समय तक विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में या समुचित तौर पर अध्ययन कर रहा है। एक प्रकार का यह आलेख होता है जिसमें आप किसी भी अभिभावक को विद्यालय में छात्र की उपस्थिति से संतुष्ट करने की क्षमता रखते हैं। वास्तव में यह शिक्षक हेतु अत्यंत अनिवार्य, छात्र उपस्थिति पंजिका अत्यंत अनिवार्य एक रजिस्टर होता है जिसके
द्वारा कोई भी शिक्षक किसी भी छात्र के व्यक्तित्व का प्रारूप तैयार करता है, अगर इसके अंतर्गत कभी भी कोई भी अनियमितताएं बरती जाती हैं तो वह विद्यालय स्वयं किसी भी छात्र के आलेख को और व्यक्तित्व को समझाने में अभिभावक को सक्षम नहीं रह पाता। कई बार देखने में ऐसा आया है कि अगर इसमें बरती गई अनियमितताओं का आलेख अगर कभी वित्तीय स्थिति पर पड़ता है तो वह बहुत ही भयंकर परिणाम यहाँ पर दर्शाता। नेक्स्ट है पत्र व्यवहार पंजिकाएं। इसमें दो प्रकार की पंजिकाएं होती हैं, एक रिसीव्ड रजिस्टर होता है और एक डिस्पैच रजिस्टर होता है। रिसीव्ड रजिस्टर के अंतर्गत जितने भी पहले मैं डिस्पैच रजिस्टर समझा देता हूँ, फिर उसके बाद रिसीव्ड रजिस्टर समझाता हूँ ताकि आपको पत्रांक संबंधी जानकारी भी प्राप्त हो सके। जो डिस्पैच रजिस्टर होता है वह संस्थान से जो पत्र किसी अन्य व्यक्ति को भेजे जाते हैं, प्रेषित किए जाते हैं, उन सभी पत्रावलियों का एक समायोजित प्रकार से एक नियोजित रूप में आलेख तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्रमांक, सीरियल नंबर जो होता है हमारा, जो आपका पत्रांक संख्या कहलाती है, इसके अंतर्गत एक सीरियल नंबर एंट्रीज होती है, एक इसमें पत्रांक होता है, पत्रांक संख्या होती है। इसके बाद आपकी जो आपका जिसके लिए प्रेषित किया जा रहा है उसका अंकन हो रहा है, कहाँ के लिए प्रेषित किया गया और उस पर कितने रुपए का रसीदी टिकट या उसको किस प्रकार से भेजा गया, इन सब के बारे में जो आपका डिस्पैच रजिस्टर है इसमें एंट्री होती है। इस एंट्री के साथ साथ यह वास्तव में किसी भी कार्य के प्रारूप को दर्शाने का माध्यम माना जाता है। आपके द्वारा संस्थान में किसी भी कार्रवाई, किसी भी छात्र, शिक्षक या प्रशासनिक या अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई अगर की गई है या उससे संबंधित कोई क्रिया की गई है तो उससे संबंधित जितने भी पत्र व्यवहार आपके उनका समस्त आलेख, समस्त लेखा जोखा इस जो डिस्पैच रजिस्टर होता है, प्रेषण रजिस्टर होता है, उसके अंतर्गत किया जाता है। अब ये जो प्रेषित रजिस्टर होते हैं ये किसी एक संस्थान द्वारा भेजे जाते हैं। अब किसी भी अन्य संस्थान द्वारा अगर उसको रिसीव्ड किया जाता है तो उसकी एंट्री इस डिस्पैच रजिस्टर में ना होकर के रिसीव्ड अर्थात जो प्राप्त हुए पत्र हैं उसमें होती है। इसके अंतर्गत आपका सबसे पहले क्रम संख्या होती है, दूसरे नंबर पर उसका क्रमांक होता है, जो पत्रांक उसके अंतर्गत निर्देशित किया गया है उसका होता है, किस डेट में वह रिसीव्ड किया गया उसका जिक्र होता है, और पत्रांक के साथ साथ जो उसकी डेट है वो भी इसमें एंट्री होती है, और किसके द्वारा यह भेजा गया और किस प्रकार भेजा गया, इसकी इन सभी लेखा जोखा ये आपको पत्र व्यवहार के जो रिसीव्ड रजिस्टर के अंतर्गत इसका आलेख, समस्त आलेख आपको मिलता है। और इन चीजों की जो पत्र व्यवहार की जो पंजिका होती है वास्तव में किसी भी व्यक्ति के, जिस प्रकार किसी व्यक्ति का व्यवहारगत आकलन करने के लिए आप उसका एक सीआर रजिस्टर तैयार करते हैं, ऐसे ही विद्यालय या संस्थान का जो सीआर होता है वह पत्र व्यवहार पंजिका कहलाती है। आप इसे देखकर उससे संबंधित समस्त विद्यालय संबंधी समस्त क्रियाओं का और विद्यालय के एक स्तर का ज्ञान आपको केवल पत्र व्यवहार पंजिका के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट होता है वित्तीय आलेख। वित्तीय आलेख जो होती है वो कैश बुक होती है। जो कैश बुक की कंडीशंस हैं, ये जो कैश बुक है यह किसी भी विद्यालय के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण एक अकाउंटेंट की सबसे महत्वपूर्ण बुक होती है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन का लेखा जोखा किया जाता है, जिसमें कितना पैसा आया और कितना गया,
अब बात आती है लेज़र की। तो लेज़र और कैशबुक के अंतर्गत एक ही चेंजिंग होती है। लेज़र में किसी खाते की जो एंट्रीज होती हैं वह नियमित तौर पर की जाती हैं, और कैशबुक के अंदर उस खाते उस पैसे को किस किस चीज़ में खर्च किया गया उसकी प्रत्येक की एंट्री होती है। यहाँ नेक्स्ट है विद्यालय कैलेंडर। किसी भी विद्यालय के अंतर्गत एक संपूर्ण सत्र हेतु एक विद्यालय कैलेंडर बनाया जाता है, जिसमें आपके समस्त कार्यों को किस समय किस प्रकार नियोजित किया गया है, इन समस्त जानकारियों के साथ उसमें किस दिन अवकाश घोषित किया गया है, किस दिन उसमें कार्य दिवस घोषित किया गया है, और किन कार्यों के लिए किस प्रकार का समायोजन किया गया है, इस प्रकार की समस्त जानकारी विद्यालय कैलेंडर के अंतर्गत होती है। यह प्रत्येक संस्थान, प्रत्येक विद्यालय अपने स्वयं के द्वारा पूर्व नियोजित क्रियाओं को करने हेतु, जो क्रियाएं उसके संपूर्ण संस्थान में छमाही या सालाना तौर पर होती हैं, उनकी प्रत्येक क्रिया को यहाँ पर पहले से नियोजित करता है, और उन क्रियाओं को के लिए प्राचार्य, मैनेजमेंट और शिक्षक आदि के द्वारा वार्ता के उपरांत इस तथा जो प्रशासनिक कैलेंडर है, जो शासन द्वारा निर्धारित कैलेंडर है, उनके आधार पर इस विद्यालय कैलेंडर का निर्माण किया जाता है। यह कैलेंडर एक प्रकार से समस्त शैक्षिक गैर शैक्षिक क्रियाओं को पूर्व से ही निर्धारित करता है, और उन क्रियाओं के आधार पर आगामी क्रियाओं को नियोजित करने के लिए इस विद्यालय कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है पंजीकरण रजिस्टर। विद्यालय में एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें प्रत्येक छात्र का एक बार ही नाम अंकित होता है। यह उस संस्थान में छात्र के शुरुआत से, प्रारंभिक स्तर से और अंत तक के संपूर्ण रिकॉर्ड को यहाँ पर नियोजित करता है। यह छात्र के द्वारा लीव या ट्रांसफर लेने तक की प्रत्येक दशा को एक बार में यहाँ अंकित कराता है। यदि कोई छात्र प्रारंभ में यहाँ पर आया और यहाँ से वह जब तक जिस प्रकार भी यहाँ से जाता है, उस समस्त चीज़ों का लेखा जोखा, एनरोलमेंट रजिस्टर कहते हैं इसको, जो आपका किसी भी संस्थान में होता है, तो उसका संपूर्ण एनरोलमेंट इसके अंतर्गत अंकित किया जाता है। इसमें प्रत्येक प्रोन्नति से लेकर प्रत्येक उन्नति, आपके द्वारा किए गए कार्य तथा आपकी सक्षमताओं का भी जिक्र इसमें किया जाता है, और यह आपके उस संस्थान को छोड़ने तक की जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको यहाँ पर अंकित करता है। एक बार अगर आपके द्वारा उसको संस्थान को छोड़ दिया गया तो पुनः यह नवीन तौर पर आपका पंजीकरण रजिस्टर करता है, और इसके अंतर्गत आपको नवीन पंजीकरण संख्या आपको प्रदान की जाती है, जिसमें पुनः शुरुआत से एंट्री होती है, और उसके बाद आप जब तक इस संस्थान को छोड़ते हैं उस तक का समस्त लेखा जोखा इसके अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट है सर्विस बुक। यह शिक्षक या शिक्षण संस्थान में कार्यरत प्रत्येक जो कर्मचारी है या जो शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कर्मचारी है, सबका एक सर्विस बुक तैयार की जाती है। यह प्रत्येक व्यक्ति जो संस्थान में कार्यरत है उसके प्रत्येक कार्य को इसमें अंकित किया जाता है। पर मंथ इसकी एंट्रीज होती हैं, पर ईयरली इसकी एंट्रीज होती हैं। यदि कोई विशेष पारितोषिक या किसी कार्य को विशेष तौर पर कोई व्यक्ति करता है तो उससे संबंधित समस्त नियम, उसके पारितोषण, उसके डिमोशन और उसके समस्त
अच्छे और बुरे कार्यों का इसमें अंकन किया जाता है, जिसके आधार पर उसकी वेतन वृद्धि, उसकी वेतन अवनति और अन्य चीज़ों का लेखा जोखा इस सर्विस बुक के अंतर्गत किया जाता है। इस सर्विस बुक में प्रत्येक व्यक्ति का संपूर्ण डाटा एकत्रित किया जाता है, जिसके आधार पर कभी किसी व्यक्ति की किसी भी जानकारी को शासन, प्रशासन या अन्य कोई बाहरी व्यक्ति आरटीआई आदि के माध्यम से मालूम करता है, तो वहाँ उस व्यक्ति को उस व्यक्ति से पूछताछ ना करके उसकी सर्विस बुक के आधार पर ही उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर अंकित कर दी जाती है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग, मतलब प्रत्येक कर्मचारी के लिए अलग अलग तैयार की जाती है। इसके अंतर्गत जो सामान्य अंकन होता है, जैसे एक तरीके का मूल्यांकन स्तर जो होता है, वह जो प्राचार्य हैं या मैनेजमेंट है उसके द्वारा लगातार किया जाता है और उसमें सतत एंट्रीज की जाती हैं, जिसके आधार पर उसको प्रमोट किया जाता है और उसकी आगामी स्थिति परिस्थितियां जो हैं वो उसमें लागू की जाती हैं। नेक्स्ट है संपत्ति रजिस्टर, प्रॉपर्टी रजिस्टर जिसको आप कहते हैं। संपूर्ण संस्थान के प्रत्येक जो वस्तु है उसको तथा वहाँ की जो चल अचल समस्त संपत्तियों का लेखा जोखा इस संपत्ति रजिस्टर के अंतर्गत होता है। संस्थान की शुरुआत से लेकर लास्ट तक का यह अकेला एक ही रजिस्टर बनाया जाता है, जिसमें समस्त चल अचल प्रकार की संपत्तियों का ब्यौरा आपको इस रजिस्टर के आधार पर मिल जाता है और इसी रजिस्टर से आप अपने संपत्ति रजिस्टर को चेक कर सकते हैं कि संपत्ति रजिस्टर के आधार पर आप अपने वित्तीय रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। वित्तीय, जिसमें आपकी जो वित्तीय रजिस्टर होता है उसके आधार पर आप संपत्ति खरीदते हैं और संपत्ति का समस्त ब्यौरा आपका इसी रजिस्टर्स के आधार पर चेक होता है। यह एक प्रकार का नॉन रिकरिंग रजिस्टर कहलाता है, जिसका समस्त ब्यौरा एक ही बार में अंकित किया जाता है और यह जब तक पूर्ण रूपेण फिलअप नहीं हो जाता, भर नहीं जाता, तब तक इसे दूसरे रजिस्टर में आगे एंट्रीज इसकी नहीं की जाती हैं। यह संपूर्ण एक संस्थान के लिए एक ही बार में लगातार चलने वाला रजिस्टर कहलाता है। अध्यापक डायरी, यह प्रत्येक संस्थान के प्रत्येक अध्यापक को अपने पर डे के कार्यों को नियोजित करने और उसके द्वारा किए गए कार्यों की एंट्री करने के लिए अध्यापक डायरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वह अपने द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्य बिंदुओं और आगामी पाठ्य बिंदुओं का भी निर्धारण पूर्ण रूप से नियोजित करता है तथा इस पर विद्यालय के प्राचार्य, प्रधानाचार्य के सिग्नेचर पहले कराता है और पिछले गत जो सप्ताह है उसकी जो एंट्रीज होती है, चूँकि इसे 3 तरीके से चेक किया जाता है। फर्स्टली इसको साप्ताहिक चेक किया जाता है, डे वाइज चेक किया जा सकता है, सेकेंडली वीकली चेक किया जा सकता है और लास्टली आपका ईयरली चेक किया जा सकता है। जो डे वाइज चेक किया जाता है वह पर डे की एंट्रीज इसमें चेक की जाती हैं, जिससे आगामी दिवस पर आप किस तरीके से अपने कार्यों को नियोजित कर रहे हैं उसकी चेकिंग की जा सकती है। वीकली जो चेकिंग होती है वह वास्तव में किसी भी बच्चे, किसी भी शिक्षक के द्वारा जो आगामी साप्ताहिक कार्य योजना तैयार की गई है उसको प्राचार्य या प्रधानाचार्य के द्वारा चेक किया जा सकता है और लास्ट ईयरली जो आपका चेक होता है वह इस आधार पर मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है कि आपने संपूर्ण वर्ष में किस प्रकार की क्रियाएं की और उस पर जो प्रधानाचार्य हैं उनके द्वारा किस प्रकार की एंट्रीज की गई हैं। तो यह एक प्रकार की जो अध्यापक की जो डायरी होती है वह अध्यापक के लिए एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसके आधार पर वह अपने पूर्व में किए गए कार्यों का लेखा जोखा किसी को बता सकता है, उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसको उसकी संपूर्ण साल जो संपूर्ण सत्र की
क्रियाएं हैं उन सभी का एंट्रीज उसमें होती है। इस कारण से वह उसकी जानकारी किसी को भी उपलब्ध करा सकता है, समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करा सकता है। छात्र प्रवेश पंजिका, एक होता है पंजीकरण रजिस्टर, दूसरा होता है छात्र प्रवेश पंजिका। इसके अंतर्गत आप छात्र के प्रवेश हेतु आवेदन होते हैं उनकी जानकारी छात्र प्रवेश पंजिका के अंतर्गत रखी जाती है। कहीं कहीं पर ये दोनों रजिस्टर एक ही में मेंटेन किए जाते हैं, कहीं कहीं पर ये दोनों रजिस्टर अलग अलग मेंटेन किए जाते हैं। जो लोग इसे अलग अलग मेंटेन करते हैं वह अपने कार्य को उत्तम तरीके से यहाँ पर अंकित करा सकते हैं और करा पाते हैं। यहाँ वास्तव में छात्र प्रवेश पंजिका केवल आवेदन मात्र की स्थिति होती है, कितने बच्चों द्वारा हमारे संस्थान में प्रवेश लिया गया, प्रवेश के लिए आवेदन किया गया, उनमें से कितने छात्र हमारे यहाँ पर सेलेक्ट हुए। जो छात्र सेलेक्ट हुए उनका सिलेक्शन होने पर पंजीकरण रजिस्टर में उनका अंकन किया जाता है और वह आगामी स्थिति में चलता रहता है। छात्र प्रवेश पंजिका जो होती है वह वास्तव में छात्र के प्रवेश लेने की स्थिति को दर्शाती है। इनमें जितने बच्चे प्रवेश लेने की स्थिति में आते हैं और उनका वास्तव में कितने बच्चों का प्रवेश हो पाता है, यह निर्धारण यहाँ पर दोनों रजिस्टरों के बीच में अंतर करता है। नेक्स्ट है विद्यालय छोड़ने की स्थिति। ये एक प्रकार का ट्रांसफर रजिस्टर होता, ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू करने का जो पंजिका होती है यह वह है। इसके अंतर्गत किसी भी विद्यालय के अंतर्गत जितने भी छात्र हैं वो छात्र किस प्रकार हमारे विद्यालय से, हमारे संस्थान से हमारे विद्यालय को छोड़कर किसी अन्य संस्थान में प्रवेशित होने के लिए जा रहे हैं, उन सब का ब्यौरा इस रजिस्टर के अंतर्गत रखा जाता है। और यदि कोई बच्चा बीच में इसको छोड़कर जाता है, विद्यालय संस्थान को छोड़कर जाता है, तो उसकी एंट्री भी होती है कि किस कारण से वह यहाँ पर हमारे संस्थान से पृथक होने की इच्छा रखता है और क्यों, किस स्तर तक हम उसको आकलित कर रहे हैं और उसका आकलन किस प्रकार किया जा रहा है। यह वैसे ज़्यादातर एंट्री एक मैनुअली तौर पर माता पिता के या अभिभावक की इच्छा से या इस तरीके की एंट्रीज कर दी जाती है। तो कई बार हम जो अच्छे उत्तम स्तर के जो विद्यालय हैं उसमें प्रत्येक छात्र की गत वर्ष की जो पूर्ण एंट्रीज हैं उनके आधार पर भी मूल्यांकन किया जाता है। और यह प्राचार्य के लिए जो संस्थान के मुख्य कर्णधार होते हैं उनके लिए एक बेहद सजग स्थिति होती है। जो संस्था को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनके लिए एक बेहद सजग स्थिति होती है कि इसके आधार पर वह अपने विद्यालय की जो कमी है उसको और उसे उत्तम बनाने हेतु जो प्रक्रिया है उसको भी आप यहाँ पर संचालित कर सकते हैं। यह देखने में बहुत ही नॉर्मल रजिस्टर नज़र आता है, पर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट है स्टॉक रजिस्टर। यह स्टॉक रजिस्टर किसी भी संस्थान में आए हुए समस्त सामग्री, जो उसकी सामग्री है उसके लिए समस्त सामग्री का लेखा जोखा इसमें अंकित होता है स्टॉक रजिस्टर में। स्टॉक का मतलब होता है किसी जगह पर जो स्टोर की गई चीज़ है उसका यूजेस किस तरीके से हो रहा है, उसमें से कितने सामान हमारे द्वारा निकाला जा रहा है, उनकी एंट्रीज यहाँ स्टॉक रजिस्टर के अंतर्गत होती है। स्टॉक रजिस्टर वास्तव में प्रत्येक उस व्यक्ति द्वारा, संस्थान के उस व्यक्ति द्वारा यहाँ पर इसको फिलअप किया जाता है, इसको भरा जाता है, जो हमारे यहाँ पर स्टोर कीपर के तौर पर क्रियाशील होता है। जैसे हमारे यहाँ लैब्स होती हैं, साइंस लैब्स हैं, तो साइंस लैब के अंतर्गत जो सामग्री आई उसका बिल होता है, तो बिल से उसकी एंट्री जो स्टॉक में आई, कितना बिल के अंतर्गत कितना सामान जो एक लैब, लाइब्रेरी या अन्य किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर स्टोर कंडीशंस हैं वहाँ को दिया गया, और उसमें से कितना सामान स्टॉक में उस जो लाइब्रेरी है या
लेबोरेटरी है उसमें उस संस्थान में से प्रयोग के लिए निकाला, उनकी एंट्रीज होती है और कितना सामान इस वक्त वहाँ उस लेबोरेटरी के अंदर या लाइब्रेरी के अंदर या अन्य किसी जगह पर इस वक्त मौजूद है। इसके लिए हम स्टॉक रजिस्टर का निर्माण करते हैं और इस स्टॉक रजिस्टर के आधार पर हमें यह पता चलता है कि वास्तव में इस वक्त संस्थान में कितना सामान मौजूद और कितना सामान इस सत्र में या इस माह में आपके द्वारा प्रयोग में लाया जा चुका है। इसकी एंट्री साथ के साथ जैसे सामग्री उस स्टॉक में से ली जाती है उसकी एंट्री साथ के साथ की जाती है और किसके द्वारा ली गई, कितनी ली गई, किस मात्रा में उसका उपयोग किया गया, इस समस्त एंट्रीज इस स्टॉक रजिस्टर के अंदर होती है। ये एक प्रकार से जो मेन रजिस्टर्स या विद्यालय द्वारा अभिलेख तैयार किए गए हैं उन समस्त चीज़ों का लेखा जोखा यहाँ पर अंकित किया गया है। इसके साथ ही यह विद्यालय अभिलेख जो टॉपिक है उसके अंदर निर्धारित किए गए आपके डीएलएड के अंतर्गत जो प्रारूप में तैयार किए गए बिंदु हैं वे समस्त बिंदु विद्यालय अभिलेख वाला चैप्टर ये समाप्त हो रहा है। अगर किसी को कोई टॉपिक आपके इसमें से छूट गया है या रह गया है मेरे संज्ञान के बगैर तो आप मुझसे इससे संबंधित पूछ सकते हैं। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है किसी टॉपिक पर आप स्वयं से पूछना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।